हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स एक वायर है जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। मेरे पास एक वायर है, ओके, जिसका लेंथ L है। जिसका लेंथ कितना है? L है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है ये है मेरे पास A, ओके। मुझे इस और ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड B है। किस डायरेक्शन में है? वो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड टू द पेपर, ओके। और अपने को ये जो वायर रखा हुआ है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करना है, ओके। सबसे पहले मैं थोड़ी बातें लिख लेता हूं, फिर हम शुरू करते हैं। अ वायर कैरिंग करंट I is placed in magnetic field as shown in the diagram, okay. चलो, we have to find force on it, okay. The length of the wire is L and number of free electrons per unit volume, free electrons per unit volume is small n, ओके। चलो, तो हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं फोर्स, ओके। अच्छा देख, अब सबसे पहली बात कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा क्यों। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक बात जानी थी कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चार्ज्ड पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मेरे ख्याल से सबको मैग्नीट्यूड पता होगा। F इज गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाइज फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, और मैग्नीट्यूड वाइज QVB साइन थीटा। ये बात अपने को पता है। अच्छा, वापस से मैं अपने करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बात करता हूं। तो हम एक बात जानते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब करंट फ्लो करता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी से, एक वीडी वेलोसिटी से मूव करते हैं। सबको पता है वीडी मेरे लिए यहाँ पे होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, कोई वो पैरेलल मूव नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर पक्का एक फोर्स लगेगा। चल, यहां पे बताते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बता कितना लगेगा। हम लोग अपने फॉर्मूले से लिख सकते हैं F इज गिवन बाय माइनस का E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटू V विच इज VD क्रॉस B वेक्टर। मेरे ख्याल से यहाँ पे फोर्स लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? माइनस का E इंटू VD क्रॉस B वेक्टर। अच्छा, अब मान ले इस वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है, ओके। तो हम उस वायर के ऊपर टोटल फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का E इंटू VD क्रॉस B वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया मेरा टोटल फोर्स ऑन द वायर। ये क्या है मेरे लिए? टोटल फोर्स ऑन द वायर। चलो, तो अब हम लोग इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो बता सकते हो? अगर वायर का लेंथ L है और उसमें अपने को एक चीज गिवन है, वो कौन सी चीज है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज N, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स विच इज कैपिटल N इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, अच्छा बता, वायर का वॉल्यूम कितना है? वो हो जाएगा मेरे लिए एरिया इंटू लेंथ
एन इंटू ए इंटू एल, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग ऊपर अपने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूले में। सो फोर्स इज गिवन बाय स्मॉल एन ए एल ब्रैकेट के अंदर, और मैं नेगेटिव साइन आगे लगा देता हूं, ई इंटू वी डी क्रॉस बी वेक्टर, विच इज वी डी क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं यहां पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फोर्स इज गिवन बाय नेगेटिव आगे रखा, एन ई एक साथ रखा, ए भी रखा, वी डी क्रॉस बी वेक्टर अलग लिखा मैंने, पीछे की तरफ लिखा वापस से एल। अब जैसा हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज पढ़े हैं, फोर्स ऑन वायर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी इज गिवन बाय करंट इन द वायर। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और नेगेटिव साइन के साथ आता है ये, नेगेटिव ऑफ एन ई ए वी डी इज इक्वल्स टू करंट इन द वायर। ओके, तुमको यहां पे एक चीज दिख रही होगी, एन ई ए वी डी, क्या वो सबको दिख रहा है एन ई ए वी डी? तो ये हो गया हमारे पास करंट इन द वायर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, आई इंटू एल वेक्टर को, सॉरी आई इंटू एल जो है, एल को अब हम यहाँ पे लेंथ को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं एन ई ए वी डी इंटू एल वेक्टर के इक्वल। बेसिकली करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वो स्केलर होता है। तो वी डी की डायरेक्शन वही होगी जो हमारी एल की डायरेक्शन होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो एल की डायरेक्शन होगी, और एल की डायरेक्शन डिपेंड करेगी अपनी करंट के ऊपर। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा लेंथ का डायरेक्शन होगा। ओके, अब इस चीज को हम लोग वापस अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हमारा फोर्स क्या निकल के आया, यहां पे मैंने नेगेटिव साइन को मिसिंग कर दिया एक जगह, यहां पे मेरा नेगेटिव साइन हो रहेगा। ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कितना आता है? वो आता है हमारे लिए आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने को याद रखना है। फोर्स ऑन कंडक्टर और करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अच्छा ये तो बात हो गई जब हमारा वायर स्ट्रेट था। फॉर एन आर्बिटरी शेप, फॉर एन आर्बिटरी शेप ऑफ वायर, तो उसके ऊपर हम लोग छोटा सा फोर्स डीएफ को हम लोग लिखेंगे इज गिवन बाय आई इंटू डी एल क्रॉस बी वेक्टर। क्या लिखेंगे? आई इंटू डी एल क्रॉस बी वेक्टर। ये बात अपने को ध्यान रखनी है फॉर एनी आर्बिटरी शेप। अच्छा, हम ऊपर वाले फॉर्मूले से जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, क्या इससे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं फोर्स का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग तो साइन थीटा आ जाएगा, और इसको बहुत लोग ऐसे भी पढ़ते हैं बी आई एल साइन थीटा। याद रखने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा। और डायरेक्शन अपने को निकालनी है तो वापस से अपने को दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एल और बी का। मैंने एक लेक्चर में बिल्कुल तुमको समझाया था कि हम फोर्स निकालने के लिए हमेशा पाम रूल यूज करते हैं। कौन सा रूल यूज करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज राइट हैंड पाम रूल। वी यूज राइट हैंड पाम रूल। जिसको पाम रूल के बारे में नहीं पता है वो मेरा लेक्चर देखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहली डायरेक्शन में अपनी अंगूठा रखते हैं और बी की डायरेक्शन में उंगलियां रखते हैं। जो पाम का डायरेक्शन होता है वो अपने को फोर्स का डायरेक्शन देता है। ओके, चलो अब इससे एक और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और फॉर्मूला निकल के आता है फॉर एन आर्बिटरी शेप। मान ले कि मेरे पास कोई एक वायर है जिसका शेप कुछ इस तरीके का है। अपने को इसका आर्बिटरी शेप है, अपने को उसका शेप नहीं पता। ओके, तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स लगता है जो होता है, ओके, वो होता है मेरे लिए F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर। एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पे एल इफेक्टिव क्या है? अब इस वायर का जो इफेक्टिव लेंथ है वो इसके दोनों एंड्स को मिला के जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ।
मतलब इसके ए और बी एंड को अगर मैं शॉर्टेस्ट वायर से या ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है मेरे लिए इफेक्टिव लेंथ। ओके, वायर में करंट फ्लो कर रहा था अपना आई। ये फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एन आर्बिटरी शेप उस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर। जल्दी से इसके ऊपर मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे पास एक वायर है जो कि सेमी सर्कुलर आर्क में या सेमी सर्कल के फॉर्म में लिख दिया गया है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में। फाइंड फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, ये जो आर्क है इसका रेडियस से मेरे को आर गिवन है। अच्छा, सबसे पहली बात हम निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन कौन सा आ रहा है, निकालो जल्दी से। ओके, अब इस वायर का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो इस वायर का इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? इन दोनों पॉइंट्स के जो एंड पॉइंट्स है उन दोनों को मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो जो लेंथ होगा वो उसका इफेक्टिव लेंथ होगा। मतलब ये हो जाएगा मेरे लिए एल इफेक्टिव। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव जो होगा वो मेरे लिए 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 2r। अब मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ है 2r। कितना लेंथ है? 2r। इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो सेमी सर्कल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, वही फोर्स हमारा इस 2r की लेंथ के ऊपर लगेगा, 2r लेंथ के वायर के ऊपर लगेगा। चलो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा रखा था इनवर्ट डायरेक्शन में। ये मेरा करंट का डायरेक्शन और लेंथ का डायरेक्शन। यहाँ पे एल क्रॉस बी करो तो जल्दी से। एल की डायरेक्शन में रखो उंगली, मतलब करंट की डायरेक्शन में रखो उंगली। बी की डायरेक्शन में रखो अपनी पाम, नॉट पाम, सारी फिंगर्स। फोर्स देख, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? सबसे पहली बात ऊपर की तरफ। कितना लग रहा है वो निकालते हैं। सो एफ इज गिवन बाय आई करंट, एल विच इज 2r, बी विच इज बी। सो फोर्स कितना लगा इसके ऊपर? 2RIB के इक्वल। डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड डायरेक्शन। और हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना दूं तो, अगर ये मैं एक्स एक्सिस बना दूं या वाई बना दूं तो ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन में है? इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2RIB जे कैप। क्या हो जाएगा? 2RIB जे कैप। ओके, देख अब इस इफेक्टिव लेंथ का बहुत जगह बहुत सारा यूज है। जल्दी से एक और एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं। हमारे पास कुछ इस तरीके का एक वायर है, ओके, जिसका शेप कुछ इस तरीके से अपने को कोई शेप दिया गया है। ओके, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है L। ये जो लेंथ है ये भी मेरे पास है L। वापस से ये जो लेंथ है ये भी L है और स्मॉल l। और ये वाला जो लेंथ है ये भी मेरे पास L है और ये वाला लेंथ भी L है। अब अपने को यहां पे भी पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑन वायर। यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है कुछ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, चलो जल्दी से यहाँ पे भी हम अपना फोर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड पाम रूल यूज करके। जल्दी से देख, एल की डायरेक्शन में अंगूठी सबसे पहले। ओके सॉरी, उससे भी पहले यहाँ पे जो वायर है उसका शेप आर्बिटरी है। मतलब हम ऐसे प्रॉपरली हर वायर के ऊपर फोर्स निकाल के ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव लेंथ लेंगे। ओके, अच्छा देख जल्दी से इसके दोनों एंड्स को मिलाओ तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या इतना हो रहा है, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो वायर है उसका इफेक्टिव लेंथ क्या 3L के इक्वल होगा। ओके, टोटल इसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? L प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L है तो L प्लस L विच इज 3L। करंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में। जल्दी से बता फोर्स, सबसे पहले बता फोर्स का डायरेक्शन L क्रॉस B। L की डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं, B की डायरेक्शन में उंगलियां रखते हैं। तो फोर्स लग रहा है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। ओके, मैग्नीट्यूड बता दे जल्दी से अब। सो
एफ इज इक्वल्स टू आई, आई कितना है विच इज आई, इंटू एल विच इज 3l, इंटू बी, बी कितना है हमारे पास, बी तो बी ही है। अच्छा यहाँ पे साइन थीटा भी आता है, पर यहाँ पे बेसिकली एल और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं। एल और बी कैसे हैं हमारे परपेंडिकुलर, एल कुछ इस डायरेक्शन में है और बी बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो वो अपने को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फोर्स कितना आएगा, आई इंटू 3l इंटू बी। ओके, डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इन नेगेटिव माइनस वाई डायरेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बेसिकली हो सकता है अपने को मैग्नेटिक फील्ड किसी आर्बिटरी एंगल पे भी दे दी जाए। यहाँ पे मान ले मैग्नेटिक फील्ड हम कुछ इस डायरेक्शन में दे देता हमें मैग्नेटिक फील्ड, देन यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो मेरा फोर्स कितना हो जाता, आई इंटू 3l इंटू बी साइन थीटा। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता, बाकी सारी चीजें सेम रहती, वापस से एल क्रॉस बी करते तुमको डायरेक्शन वही मिलता इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं ज्यादातर, ये जेईई एडवांस और मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और नीट में भी, तो उसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है। फोर्स ऑन एनी आर्बिटरी शेप इज इक्वल्स टू आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों एग्जांपल्स को ध्यान रखना। चलो अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ओके, चल सबसे पहले हम दो वायर्स बना लेते हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है। ये मेरा वायर 1 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, ये मेरा वायर 2 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ये दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों साइड से दोनों वायर्स कैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अपने को फाइंड करना है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ओके, चलो तो सबसे पहली चीज हम इन दोनों, अच्छा एक और चीज अपने को गिवन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को R गिवन है। ओके, चलो अब हम सबसे पहली चीज निकालते हैं कि इन दोनों वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगेगा। सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, चल रीजन के लिए मैं एक बात बोल सकता हूं, जो वायर 1 है उसकी वजह से, जो वायर 1 है उसकी वजह से वायर 2 के वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड on wire 2 due to wire 1 ओके, और एंड वाइस वर्सा, एंड उसकी एक की वजह से दो के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और दो की वजह से एक के वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, चलो ये बात अपने को क्लियर हो गई। अच्छा अब यहां पे मैं 2 के लिए बात कर रहा हूं, तो 2 के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करके, थंब की डायरेक्शन करंट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में, जिसको मैंने नाम दिया B1। ओके, क्या हम B1 फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 कितना होगा बता, B1 विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय R। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, मेरे ख्याल से एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिला कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ओके, चल अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 ऑन वायर 1 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 B2 कैसा होगा मेरे लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R ही होगा, स्मॉल r। ओके, सबसे पहले अब बता यहां पे B2 का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा। यहां पे देख वायर 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, B2। ओके, हमने क्या करा, दोनों वायर के वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, डायरेक्शन फाइंड कर लिया। अब
हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सबसे पहले फोर्स ऑन वायर 1, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं फोर्स ऑन वायर 1। चल जल्दी से देख, वायर 1 के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स फाइंड करने के लिए अपने को करना है आई इंटू डी एल क्रॉस बी वेक्टर, आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो जल्दी से कर ले, एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन में रख अंगूठा, बी की डायरेक्शन में रख उंगलियां, एल क्रॉस बी कर। यहां पे जब हम एल क्रॉस बी करते हैं तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये वाला आता है, टूवर्ड वायर 2। इसको, इस फोर्स को मैं नाम देता हूं फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, F12। ओके, तो सबसे पहले फोर्स ऑन वायर 1 फाइंड करते हैं, कितना आएगा बता। सो फोर्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड I इंटू एल बी साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। सो करंट, उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I1, लेंथ उसका अभी हम L ले लेते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड है B2 इंटू साइन थीटा। L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, थीटा मेरा कितना है 90 डिग्री, तो उसकी मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, सो फोर्स निकाल ले, जल्दी से सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दे। I1 L, B2 जो है वो मेरे लिए म्यू नॉट, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे करंट आएगा I1, यहाँ पे करंट आएगा I2। ओके, सो B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। फोर्स आया मेरे लिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। कितना आया, फोर्स ऑन वायर 1 आया मेरे लिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। जस्ट अ सेकेंड, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे स्मॉल R आएगा। ओके, अब जल्दी से फोर्स ऑन वायर पर यूनिट लेंथ फाइंड करते हैं। फोर्स ऑन वायर पर यूनिट लेंथ, दोनों साइड में लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। सो F बाई एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। कितना आया वो मेरे लिए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। चलो, फोर्स ऑन वायर ऑन 1 पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल चुके, डायरेक्शन भी फाइंड कर चुके। जल्दी से अब निकालते हैं फोर्स ऑन वायर 2। फोर्स ऑन वायर 2, चलो वापस से हम लोग अपना डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वापस हम अपने डायग्राम पे जाते हैं। यहां पे देख, L क्रॉस B करो, फोर्स होता है मेरा I इंटू एल क्रॉस बी, तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा फोर्स ऑन वायर 2 का कुछ डायरेक्शन वायर 1 की तरफ है। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, वायर 1 की तरफ लग रहा है। ओके, चल यहां पे एक चीज समझ, जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, देख यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। जल्दी से इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसा ऊपर अभी निकाला था तो फोर्स कितना आया, आई एल बी साइन थीटा, तो I2 L B1, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I2 L B1 की जगह हम लोग अपना वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। सो मेरा फोर्स आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। ओके, यहां पर भी हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जल्दी से बता, F बाई एल इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पे थोड़ा सा गलती कर दिया, फोर्स ऑन वायर 1 विच इज F12 होना चाहिए इसका नाम, तो F12 बाई एल, यहां पे ये फोर्स होना चाहिए F21। सो F21 बाई एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। एक चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख, क्या F12 और F21, F12 में इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, F21 को मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। F12 और F21 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, F12 इज इक्वल्स टू F21।
दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। डायरेक्शन वाइज कैसे है? अपोजिट। डायरेक्शन वाइज कैसे हैं? डायग्राम में देख, दोनों एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं। तो हम इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12। ध्यान रखने वाली बात है, फोर्स कितना आया था हमारे लिए? कुछ इतना आया था, μ0I1I2/2πr। फोर्स कैसे निकालना है समझ आया? चलो अब मैं यहां पे काम की बात लिख देता हूं। काम की बात, when current is in the same direction, when current in wire is in same direction, force between them is attractive। ओके अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उनके बीच का फोर्स रिपल्सिव होना चाहिए, प्रूव करना है। व्हेन करंट इन वायर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव, फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव। ये तुमको निकालना है, तुमको अपने अकॉर्डिंग प्रूव करना है। रिपल्सिव फोर्स मतलब दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा अब हम यहां पे छोटी सी मैं एक बात कर लेता हूं, शेप ऑफ द वायर कैसा होगा? शेप ऑफ द वायर, यहां पे जब हम दो स्ट्रेट वायर रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ टाइम बाद जब हम इन वायर्स को देखेंगे तो ये वायर्स अपने को कुछ इस तरीके से बेंड होते हुए दिखेंगे। अपने को ये वायर कुछ टाइम के बाद कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ बेंड हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दो वायर लिए, उनको हम लोगों ने दोनों एंड से फिक्स कर दिया, उनमें करंट फ्लो करवाया, तो कुछ टाइम के बाद उनका शेप कैसा होगा? तो जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो दोनों अंदर की तरफ पिचक जाएंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो दो वायर मेरे हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, वायर इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, वायर 2 में करंट फ्लो कर रहा है I2, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कुछ टाइम के बाद जब हम इन वायर को देखेंगे तो इसका शेप अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। ऊपर वाले केस में क्या होगा? अट्रैक्शन। ओके चलो तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल, अच्छा जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा बता व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स को, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों चार्ज पार्टिकल इक्वल और अपोजिट चार्ज को जब हम बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पर रख देते हैं तो ये एक डाइपोल फॉर्म करता है। सिमिलरली व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल, जब हम दो, अब यहां पे तो चार्ज जैसा कुछ नहीं होता, पर यहां पे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके जब हम मैग्नेट के दो पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब ऐसे पास पास में रख देते हैं तो ये फॉर्म करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या फॉर्म करता है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे जाते हुए कुछ इस तरीके से क्लोज लूप बनाती है। ओके ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट are placed near to each other, it forms magnetic dipole। ओके जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे चार्ज के दो रूप हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो दोनों अलग अलग रह सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल के साथ ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक डाइपोल जब भी बनेगा उसमें अगर एक नॉर्थ पोल आएगा तो एक साउथ पोल उसके साथ साथ आएगा ही आएगा। नॉर्थ और साउथ दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं रहते। ओके चलो तो अब इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है
करंट कैरिंग लूप इज मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप इज मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो जैसे हमको एक बात पता है, जब हम ऐसे करंट कैरिंग कोई लूप रखते हैं, लेट्स से उसमें करंट का डायरेक्शन कुछ ये है, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से मैं 2 लाइंस तो बना देता हूं दोनों साइड में। ओके, और सेंटर की कुछ लाइंस ऐसे सीधी जाती हुई। ओके, अच्छा, यहां से देख के तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इस लूप का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है, और इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक साउथ पोल के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम इस लूप को एक मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम इस लूप को कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पे से एक मैग्नेट रखी हुई है, जिसका ये वाला एंड है नॉर्थ पोल और ये नीचे वाला है साउथ पोल। ओके, अब अगर जब भी मैग्नेटिक डाइपोल आया तो वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी बात होगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ। तो यहां पे हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म होता है, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है, जो कि उस मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या बताता है? इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ मतलब कितना बड़ा होगा, या कि उसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होगा, उसके बारे में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताता है। अब फॉर अ लूप, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज गिवन बाय आई इंटू ए वेक्टर, करंट इंटू एरिया वेक्टर फॉर सिंगल लूप, आई इंटू एरिया वेक्टर। अच्छा, अगर एन लूप हुए तो फॉर एन लूप्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय एन टाइम्स ऑफ आई इंटू ए, एन टाइम्स ऑफ आई इंटू ए। ये बात अपने को हमेशा याद रखनी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया वेक्टर, करंट इंटू एरिया वेक्टर। ओके, चलो जल्दी से इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड, ये हमारे पास कोई एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसका रेडियस है आर। ओके, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, चलो जल्दी से हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इज गिवन बाय करंट इंटू एरिया। अब ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सो आई इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? करंट की डायरेक्शन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी इसका सेंटर पे ऊपर की तरफ, तो यही होगी मेरी एम की डायरेक्शन। ओके, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास ऐसे स्क्वायर लूप है। ओके, इस स्क्वायर लूप में इसकी जो साइड लेंथ है ये भी ए है और स्क्वायर है, तो दोनों साइड इक्वल होगी। इसका भी फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल। जल्दी से बता दें, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन भी बतानी है अपने को एक चीज गिवन है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस, इधर की तरफ वाई एक्सिस। ओके, तो अपने को फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विद डायरेक्शन। सो एम का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल सकते हैं करंट इंटू एरिया। लेट्स से इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आया आई इंटू ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अपने को क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और देखो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हो रहा है? इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव के।
इनवर्ट मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब माइनस का के क्यूब। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया मेरा, आई नेगेटिव ऑफ आई ए स्क्वायर इंटू के क्यूब डायरेक्शन वाइज। क्या मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आई। अब इसके ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं बताता हूं तुमको। ये मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां पे अब हमने लूप को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, देखना थोड़ा ध्यान से। लूप कैसे रखा हुआ है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे। ओके, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए गिवन है, ये वाला भी ए गिवन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए गिवन है, और ये वाला भी ए गिवन है। मतलब ये स्क्वायर, ऐसे दो स्क्वायर के टर्म में लिखे गए हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, अपने को फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, चलो निकालो जल्दी से। अच्छा देख, यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम ये क्वेश्चन मेरे लिए इससे सिंपल सा नहीं है जो हम लोगों ने ऊपर की तरफ किया। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो हमारा लूप हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही नहीं है। वो कभी एक्स वाई प्लेन में है तो कभी वाई जेड प्लेन में। आधा लूप हमारा एक्स वाई प्लेन में है और आधा लूप वाई जेड प्लेन में है। तो अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस लूप को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ऐसे एक ब्रांच बना रहे हैं। इधर देखना, यहां पे ब्लैक से जो बना रहा हूं, ऐसे मैंने यहां पे क्या किया, दो ब्रांचेस बना दी। तो जो मेरी वाई एक्सिस के राइट में जो ब्रांच है उसमें से मैं ले लेता हूं करंट नीचे आते हुए। तो जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में ब्रांच है उसकी वजह से करंट किधर जाते हुए बनाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। करंट किधर की ओर बनाना पड़ेगा मुझे, ऊपर की तरफ। तो बता, जो मैंने नई ब्रांच बनाई उन दोनों करंट इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। जो यहां पे देखना, ये यहां पे मैंने दो ब्रांचेस बनाई हैं, एक में करंट नीचे जा रहा है, एक में करंट ऊपर जा रहा है। तो ये करंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, पर हमने समझने के लिए क्या करा, यहाँ पे ऐसे दो ब्रांच बना दी। अब इससे मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई, मुझे यहाँ पे दो लूप दिख गए। अब अपने को यहाँ पे कितने लूप दिखे, दो लूप। कौन कौन सा, लूप 1, लूप 2। अब इन दोनों लूप के हिसाब से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे। ओके, फॉर लूप 1 मैग्नीट्यूड कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, विच इज आई इंटू ए स्क्वायर, एरिया। डायरेक्शन बता दे, आई इंटू ए स्क्वायर। क्या करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर वाली, मतलब जेड कैप और के कैप अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब के कैप। ओके, ये तो हो गया हमारा लूप 1 के लिए, जिसको हम लोग M1 नाम दे देते हैं। फॉर लूप 2 वापस से हम M2 नाम देते हैं उसको, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई इंटू ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस लूप में भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है, और उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चल अब अपने को क्या करना है, M2 का भी डायरेक्शन बताओ। करंट के डायरेक्शन में करंट के हिसाब से बताओ, उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, क्या वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, मतलब आई ए स्क्वायर इंटू आई कैप। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, M टोटल विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 वेक्टर, M1 आई ए स्क्वायर के कैप प्लस आई ए स्क्वायर आई कैप। आई ए स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे लिए, तो आई कैप प्लस के कैप। ये आया मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, आई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1। कैसे निकालते हैं हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मेरे ख्याल से सबको पता है। सो ये आ जाएगा मेरे √2 टाइम्स ऑफ आई ए स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही हमारा लूप चेंज होता है तो
हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। इसके सिमिलर एक और एग्जांपल करके बताता हूं मैं तुमको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमारे पास यहाँ पे अब लूप कुछ इस तरीके से रखा गया है। ऐसे एक सेमी सर्कल है, मतलब एक फुल सर्कल है जो कि आधा एक्स वाई प्लेन में रखा गया है और आधा वाई जेड प्लेन में। ये वाला जो है ये मेरा वाई जेड प्लेन में है। इसको अगर हम ओके शेडेड रीजन इज इन वाई जेड प्लेन। ओके चल, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपने को कुछ इधर की तरफ दिया गया है। ओके, अब इसमें भी अपने को देख रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मेरे पास दो अलग अलग लूप होंगे, एक एक्स वाई प्लेन वाला लूप और एक वाई जेड प्लेन वाला लूप। ओके, तो जो एक्स वाला, अब इसको हम वापस से इस लूप को भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे वाई के अलोंग हम लोग दो लाइंस खींचेंगे, एक नीचे जाते हुए, एक में करंट और दूसरे में करंट ऊपर जाते हुए। तो अब अपने को यहाँ पे दो अलग अलग लूप दिख गए, लूप 1 अनशेडेड, लूप 2 शेडेड। वापस से अपने को जो ऊपर हमने प्रोसेस फॉलो किया है वही प्रोसेस वापस से यहाँ पे फॉलो करना है। बस यहाँ पे एरिया डिफरेंट हो जाएगा, विच इज पाई ए स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, बस तो इस तरीके के अपने को एग्जाम्पल पूछते हैं। ओके, तो इनको हमको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो, तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना समझ आया। मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं आई इंटू एरिया वेक्टर करके। ओके, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वो कौन सा होगा, इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, एट द सेंटर ऑफ लूप। ये बात अपने को बहुत काम की और याद भी रखनी है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस लूप के सेंटर पे। ओके, चलो, तो अब हम आगे बात करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। चलो, तो हमारा जो लूप रखा गया है वो एक्स वाई प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, अपने को इस लूप के ऊपर टॉर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क निकालने से पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि हर ब्रांच पे डायरेक्शन किस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब हम PQ वाली ब्रांच के ऊपर फोर्स निकालते हैं, मतलब इस वाली ब्रांच के ऊपर जब हम फोर्स के लिए बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, B की डायरेक्शन में अंगूठा, नो L की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, B की डायरेक्शन में उंगलियां रखो। तो मेरा फोर्स जो आ रहा है PQ वाली ब्रांच पे वो मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है। सिमिलरली RS ब्रांच पे जब हम फोर्स निकालते हैं तो वो मेरा इनवर्ट डायरेक्शन में आता है। ओके, अब इस फोर्स का हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं वो होता है BIL साइन थीटा। चलो जल्दी से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बता यहाँ पे BL और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे अपने को 90 डिग्री मिलता है क्योंकि मेरा B इधर की तरफ है और L नीचे की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फोर्स कितना मिल रहा है अपने को, B इंटू आई इंटू एल के इक्वल। L क्या है यहाँ पे, L इज लेंथ ऑफ PQ और ब्रांच PQ। ओके, सिमिलरली हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं RS पे, फोर्स ऑन ब्रांच RS। ये वाला जो फोर्स था ये किस पे था, फोर्स ऑन ब्रांच PQ।
आर एस पे जब हम फोर्स निकालते तो वो भी आता है मेरे लिए बी इंटू आई इंटू एल के इक्वल। अच्छा, अब ये जो फोर्स है एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल, पी क्यू पे जो है वो मेरा कौन से डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, और आर एस के ऊपर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। ओके, तो हमने फोर्स लिख लिया, यहाँ पे डायरेक्शन बना दी। ओके, अब पी एस और क्यू आर के ऊपर अपने को फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स पी एस के ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स क्यू आर के ऊपर लगेगा और इक्वल और अपोजिट होगा। मैं लिख देता हूं इस बात को यहां पे, फोर्स ऑन ब्रांच पी एस एंड क्यू आर will be equal and opposite, okay, and does not contribute in the torque। और ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो अपने को उसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, चलो, तो अब हमने क्या करा, पी क्यू और आर एस के ऊपर फोर्स निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल ली। अच्छा बता, टोटल फोर्स लूप पे कितना लगा? क्या फोर्स ऑन ब्रांच पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल है और अपोजिट है। पी एस और क्यू आर वाला भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगा लूप पे? 0। सो नेट फोर्स ऑन द लूप इज इक्वल्स टू 0। बहुत काम की बात है। टोटल फोर्स कितना लगा? 0। पर क्या इस लूप के ऊपर कोई टॉर्क लगेगा? टॉर्क मतलब क्या ये फोर्स इस लूप को घुमा सकता है? बिल्कुल घुमा सकता है। जो फोर्स पी क्यू ब्रांच पे लग रहा है और आर एस ब्रांच पे लग रहा है वो इस लूप को घुमाना चाहेंगे, और जो जिस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहेंगे उसको हम नाम देते हैं एक्स एक्स डैश। तो ये लूप एक्स एक्स डैश के अबाउट घूमना चाहता है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क दिया जाता है हमारा आर इंटू एफ साइन थीटा और आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो जो आर जो होता है वो मेरे लिए बी के इक्वल हो जाता है। कितना हो जाता है वो मेरे लिए? बी के इक्वल। बी जो है वो है विड्थ ऑफ लूप, बी जो है वो है विड्थ ऑफ लूप। बी इंटू एफ हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, बी आई एल, ओके, इंटू साइन थीटा। अब यहां पे थोड़ा टॉर्क को थोड़ा ध्यान से देखना। हमने क्या करा, बी को अलग लिखा, आई को अलग लिखा और एल इंटू बी को एक साथ ले लिया, स्मॉल बी। लेंथ इंटू विड्थ, इट इज एरिया ऑफ द लूप। सो लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया ऑफ लूप, जिसको हम लोग यहां पे ए से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो टॉर्क क्या आया मेरे लिए? बी इंटू आई इंटू ए साइन थीटा। वापस से यहां पे एक और चीज नोट कर, जो आई इंटू ए है वो मेरे लिए मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पे मेरा जो टॉर्क आया वो कितना आया? बी इंटू एम इंटू साइन थीटा, और इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो एम बी साइन थीटा। ओके, जब हम इसको टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो आता है मेरे लिए एम क्रॉस बी वेक्टर। टॉर्क इज गिवन बाय एम क्रॉस बी वेक्टर और एम बी साइन थीटा। सो टॉर्क ऑन अ लूप इज गिवन बाय एम बी साइन थीटा। अपने को इसका डेरिवेशन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलो तो अब फाइंड करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in magnetic dipole, magnetic dipole। ओके, चलो यहां पे जब हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं U, विच इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ m डॉट b। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ m डॉट b। लेट से हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक
डाइपोल रख दिया, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर ऐसे एक लूप रख दिया, ओके, करंट कैरिंग लूप, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करता है। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ओके। तो एम और बी, ये मेरा बी वेक्टर, एम और बी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा, ये मेरा बी वेक्टर बना दूँ वापस से, ओके। सो दिस एंगल इज थीटा। सो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, ओके। हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब अपने को मैग्नेटिक मोमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो अपने को एम डॉट बी करना पड़ेगा और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ओके। चलो, तो हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पे फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लगभग हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के सेम है। चलो, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जा रहा हूं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क ऑन अ डाइपोल कितना आता था, वो आता था मेरे लिए P क्रॉस E वेक्टर। यहां पे क्या आता है, M क्रॉस B वेक्टर, टॉर्क ऑन डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस का P डॉट E वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, ओके। तो ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है। वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, यहाँ पे m डॉट भी होता है, वहां पे P डॉट E होता है, ओके। चलो, अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से, जो क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसको टॉपिक के जैसे मैं लिखवा देता हूं। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बहुत बार अपने से बोर्ड में पूछा जाता है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के जैसे है, ओके। तो अपने को ये मैग्नेटिक मोमेंट जरूर फाइंड करना चाहिए, ओके। चलो जल्दी से मैं देखता हूं, सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास एक सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ओके, और इससे r रेडियस में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसका ऑर्बिट मैंने यहाँ पे डैश्ड लाइन से बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ओके। चलो, तो अपने को फाइंड करना है इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय I इंटू एरिया वेक्टर, ओके। अच्छा, एक चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये एक करंट प्रोड्यूस करेगा, ओके। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, ओके। तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पे से एक रिंग रखी हुई है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। ये बात ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसा ट्रीट करेंगे कि यहाँ पे से एक रिंग रखी हुई है और उस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है I। तो सबसे पहले हम इस I का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो करंट इज गिवन बाय, करंट कैसे हम लोग लिखते हैं, करंट इज गिवन बाय टोटल चार्ज विच इज E अपॉन, इसको पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो T, ओके। अब एक और चीज अपने को गिवन है कि इसमें जो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का वो v है, ओके। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v, ओके। अच्छा, अब बता, अगर उसका v वेलोसिटी उसका अगर v है तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस विच इज 2 पाई r अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके। इतना उसको टाइम लगेगा। तो यहां से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। सो I विल बी इक्वल टू E अपॉन 2 पाई r बाय v, ओके। चलो, हम लोगों ने यहाँ पे इस रिंग में कितना करंट फ्लो करेगा वो हमने फाइंड कर लिया, ओके। अब जल्दी से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू I विच इज
इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं, आई को ई वी अपॉन 2πr हो जाएगा ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू ई वी अपॉन 2πr इंटू एरिया ऑफ रिंग कितना होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। सो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया, आर से आर कैंसिल हुआ, सो ई वी पाई आर अपॉन 2π, पाई से पाई भी कैंसिल हुआ मेरे लिए, तो m निकल के आया ई वी आर बाय 2। ओके, ई वी आर बाय 2। तो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है ई वी आर बाय 2। अब इसका एक और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक मोमेंट को, अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक मोमेंट को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले लेते हैं एम ई। सो एम ई इंटू एम वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वी आर इंटू एम ई अपॉन 2। यहाँ पे एक चीज नोट करो, एम ई स्मॉल एम ई इंटू वी इंटू आर, ये मेरे लिए हो गया एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो मैं इस एम वी आर की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं एम। सो एम ई इंटू एम वेक्टर इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ एल बाय 2। और वापस से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग वापस से रीडिफाइन कर रहे हैं, एच इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम ई इंटू एल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाया है तो मुझे यहाँ पे वेक्टर का साइन लगेगा, हमने गलती, वेक्टर का साइन लगेगा वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। सो एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी एल वेक्टर। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय कुछ ये वाला फॉर्मूला, मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम ई इंटू एल वेक्टर। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है। ओके, अब इससे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, फॉर एनी जनरल बॉडी, फॉर एनी जनरल बॉडी और जनरल चार्ज्ड बॉडी रिवॉल्विंग। ओके, कोई भी चार्ज बॉडी अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट m इज गिवन बाय, देख यहां पे कैसे लिखा गया है, चार्ज अपॉन मास। चार्ज विच इज ई जो था वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पे आएगा चार्ज ऑन जनरल बॉडी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ जनरल बॉडी इनटू इट्स एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर अपने को किसी भी जनरल बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लिखेंगे Q बाई 2m इंटू उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम। देख, अब इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एक रिंग उसके सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है, ये है नॉट रिंग, डिस्क। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड चीज मैग्नेटिक मोमेंट। अपने को कुछ चीजें गिवन है, मास गिवन है इसका m, इसकी रेडियस गिवन है r और इसके ऊपर चार्ज गिवन है q। ओके, चलो तो जल्दी से हम लोग फाइंड करते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय i इंटू ओमेगा। तो i क्या है यहां पे हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। i है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर बाय 2. सो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा. सिमिलरली अब हमको एंगुलर मोमेंटम मिल गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय Q which is charge, which जिसके ऊपर चार्ज, अपॉन 2m इंटू एल, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा. m से m कैंसिल हुआ मेरे लिए यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय Q बाय 4 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओके, तो अब ऐसे हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करो. एक स्फेयर, उसके स्फेयर कुछ इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. ये जो एक्सिस है ये हम लोग वाई एक्सिस बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ओके, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, इसका मास m गिवन है, रेडियस r गिवन है, चार्ज q गिवन है. ये है मेरे लिए सॉलिड स्फेयर. ओके, सीधी बात है, नो बकवास. हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू Q बाई 2m इंटू एल वेक्टर. अब इसका इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I इंटू ओमेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर 2/3 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. एल मिल चुका अपने को, तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया अपने को Q बाई 2m इंटू 2/3 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. m से m कैंसिल होगा वापस से. सो L इज इक्वल्स टू 2 से 2 भी कैंसिल हुआ. Q अपॉन 3 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस जेई मेंस, एडवांस में और नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं. तो ये फॉर्मूला हमारे लिए रामबाण है. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए. मैग्नेटिक मोमेंट आए तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचना है. एंगुलर मोमेंटम निकल गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल ही गया.